हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई स्टूडेंट प्लेटफॉर्म। तो हम लोग बी एच यू पीईटी केमिस्ट्री 2015 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जहां पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 50 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें बता रहा है द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा। देखिए, ये आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये एक आपके पास पिरिडीन मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये एक RCl है, उसके साथ AlCl3 है, यानी कि ये आपको क्या करवाना चाह रहा है, फ्रीडेलक्राफ्ट, क्या करवाना चाह रहा है, फ्रीडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, सॉरी फ्रीडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, लेकिन ये आपको पता होगा कि ये जो पिरिडीन है, पिरिडीन फ्रीडेलक्राफ्ट कोई भी फ्रीडेलक्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता है। ठीक है, पिरिडीन फ्रीडेलक्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी हम लोग का आंसर नहीं होगा, ना ही ऑर्थो, ना ही मेटा, ना ही पैरा, ये कोई भी नहीं होगा। हम लोग का जो सही आंसर होगा वो होगा नन ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, नो रिएक्शन। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑब्जर्व यूवी रेडिएशन। कौन यूवी रेडिएशन ऑब्जर्व करता है। देखिए, ये क्या है, इथेनॉल। इथेनॉल मतलब CH3 CH2OH। ये क्या है, ब्यूटाइलअमीन। ब्यूटाइलअमीन मतलब ये क्या होगा, CH3 CH2 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 NH2। ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन, सॉरी क्लोरोहेक्सेन। ठीक है, क्लोरोहेक्सेन मतलब 1 2 3 4 5 6 और इसके साथ एक क्लोरीन। और यहाँ क्या है, एसीटोन। एसीटोन का स्ट्रक्चर देखिए कैसा होगा, ये आपके पास आ गया एसीटोन। ठीक है, ये C डबल बॉन्ड हो। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, ये एसीटोन में आपको क्या प्रेजेंट है, दिख रहा है एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट दिख रहा है। डबल बॉन्ड यानी कि ये क्या है, एक पाई बॉन्ड है। ठीक है ना, ये तो एक सिग्मा है और एक पाई है। क्योंकि इसमें पाई प्रेजेंट होता है तो इसमें पाई स्टार भी प्रेजेंट होगा, है ना। तो ये जो एसीटोन है, एसीटोन में हम लोगों को किस तरीके का ट्रांजिशन दिखेगा, N टू पाई स्टार ट्रांजिशन दिखेगा। ठीक है, और इसी के कारण ये यूवी रेडिएशन को अब्सॉर्ब करेगा। ठीक है, जो कि इन बाकी किसी में भी आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, अच्छा, यदि आप ये भूल भी गए तब भी यदि आप इन सब का स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो भी आपको दिखेगा कि इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा अलग है, पाई बॉन्डिंग है। ठीक है, इसीलिए ये देगा। ठीक है, यूवी रेडिएशन आपको कौन सा आपको मॉलिक्यूल देगा, कौन सा कंपाउंड देगा, दैट इज एसीटोन। ठीक है, एसीटोन हम लोग को देगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें बताया गया है बेंजाल्डिहाइड मे बी प्रिपेयर्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, विच वन ऑफ दिस मेथड इज कॉल्ड स्टीफेंस मेथड। ठीक है, तो इसमें आपको तो मतलब पता होना चाहिए कि कौन सा स्टीफन मेथड होता है। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपको दिख रहा है C6H5Cn यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको जब हम लोग ट्रीट करते हैं इससे SnCl2 और HCl के साथ, ठीक है, यही क्या कहलाता है, स्टीफन रिएक्शन। ये क्या कहलाता है, स्टीफन रिएक्शन। और इसका प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, C6H5CH डबल बॉन्ड NH। ये क्या हो जाएगा हम लोग का इमीन, इसे हम लोग इमीन कहेंगे। अब इससे फिर फर्दर हम लोग को क्या ऑब्टेन करना है, हम लोग को ऑब्टेन करना है बेंजाल्डिहाइड यानी कि C6H5CHO। तो यहाँ पर हम लोग को एक O लाना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस कर देंगे। ठीक है, पानी के साथ मिला करके इसका हम लोग क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे। हाइड्रोलिसिस जैसे ही हम लोग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, C6H5CH डबल बॉन्ड O, यानी कि इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए ये आ गया, ये है बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, ये क्या हो गया, बेंजाल्डिहाइड, है ना। यहाँ से ये वाला बॉन्ड का स्प्लिटिंग हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ O चला जाएगा, यहाँ OH चला जाएगा। ठीक है, इस पोजीशन पे इसका स्प्लिटिंग हो जाएगा।
अच्छा, अब हम लोग का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, दैट विल बी ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए क्या पूछा है, द रिएजेंट यूज्ड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस इनटू दिस। ठीक है, ये है हम लोग का रिएक्टेंट, ये है हम लोग का प्रोडक्ट। ठीक है, अब आपको इसमें क्या देखना है, देखिए हम लोग के पास एक कौन सा ग्रुप है, दिस इज एस्टर ग्रुप। यह है एस्टर ग्रुप भी है हम लोगों के पास, और हम लोगों के पास कौन है, एक कीटोन ग्रुप भी है। ठीक है, तो हम लोग ने जब इसका रिडक्शन करवाया तो रिडक्शन के बाद क्या हुआ, ये जो कीटोन ग्रुप था दैट इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, मगर ये जो एस्टर ग्रुप है दैट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। ठीक है, दैट ये एस्टर ग्रुप इंटैक्ट है, यानी कि हम लोग को एक ऐसा रिएजेंट चाहिए, ठीक है, ऐसा रिएजेंट चाहिए जो किसे रिड्यूस करता हो। ठीक है, ये किसे रिड्यूस करता हो, ये कीटोन को रिड्यूस करता हो, मगर एस्टर को नहीं करता हो। ठीक है, तो वहां पर यदि हम लोग LiAlH4 ले लेंगे तो फिर ये दोनों को ही ये रिड्यूस कर देगा। लेकिन यदि हम लोग NaBH4 लेंगे तो ये क्या करेगा, एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करेगा, मगर ये एस्टर को नहीं कर पाता है। इसीलिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, NaBH4। ठीक है, हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, NaBH4। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, NaBH4। ठीक है, ये इसका केमो सिलेक्टिविटी होता है। नेक्स्ट देखिए, which of the following secondary alcohols can be prepared from the reaction of methyl formate। ठीक है, मिथाइल फॉर्मेट विथ एक्सेस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, मिथाइल फॉर्मेट विथ एक्सेस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए मिथाइल फॉर्मेट का तो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, है ना। वो क्या होता है, ये देखिए, एक आपके पास होता है CHO बॉन्ड OCH3, ये हो जाता है मिथाइल फॉर्मेट। ठीक है, इसके साथ जब हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी कि RMGX। ठीक है, तो सपोज हम लोग R के जगह ले लेते हैं CH3MgBr। ठीक है, तो इसमें इसका जब आप रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, तो इससे आपको क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है, HC, ये O, ये यहाँ पर आपको मिलेगा CH3। ठीक है, यहाँ से ये OCH3 वाला ग्रुप चला जाएगा। कैसे, ये यहाँ पर CH3 माइनस की तरह एक्ट करेगा, ये इस कार्बन पर अटैक करेगा, यहाँ से ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा, फिर ऑक्सीजन यहाँ से वापस देगा तो ये वाला एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, दैट्स व्हाई दिस विल लिव। ठीक है, तो ये यहाँ से आ जाएगा, ये फॉर्म होगा। फिर इसके बाद जब हम लोग इसका रिएक्शन फिर से करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, क्यों, क्योंकि हम लोग को क्या दिया हुआ है, एक्सेस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया हुआ है, तो हम लोग इसका रिएक्शन फिर से करते हैं CH3MgBr के साथ। ठीक है, तब हम लोग के पास क्या फॉर्म होगा, हम लोग के पास फॉर्म हो जाएगा CH3 और OH। ठीक है ना, इसमें क्या होगा, देखिए ये CH3 माइनस है, ये यहाँ पर अटैक करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन इसमें वापस नहीं कर पाएगा बिकॉज CH3 इज ए पुअर लिविंग ग्रुप, इसलिए यहाँ पर OMgBr फॉर्म होगा। और फिर हम लोग जब उसका हाइड्रोलिसिस वगैरह कर देंगे तब यहाँ से हम लोग को ये अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा अल्कोहल फॉर्म हो रहा है, देखिए अच्छे से इसको हम लोग अरेंज करके कैसे लिख सकते हैं। देखिए ये क्या है, 2 अल्कोहल है। ठीक है ना, ये 2 अल्कोहल है। ठीक है, मतलब ये 2 पोजीशन पर है ना, मतलब ये क्या होता है आपका प्रोपान टू ऑल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके पास प्रोपान टू ऑल। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर को हम लोग और अच्छे से लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा CH3CH। ठीक है, CH3CH और यहाँ पर 2 पोजीशन पर अल्कोहल, जो कि हम लोग का मैच कर रहा है इसके साथ। ठीक है ना, तो ये हम लोग का हो गया आंसर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। ठीक है, आपको कॉन्फॉर्मेशनल और कॉन्फिगरेशन के बीच में फर्क समझ में आना चाहिए। ठीक है, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स में क्या होता है, दे आर इंटर कन्वर्टेड बाय रोटेशनल। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा है, दे आर इंटर कन्वर्टेड बाय रोटेशनल। अच्छा, इसमें आपको देखिए क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि कौन सा करेक्ट है। ठीक है, आपको क्या पूछा है, कौन सा करेक्ट है ना। तो
इसमें देखिए क्या होगा, दे आर इंटर कन्वर्टेड बाय रोटेशन अराउंड ए सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। यदि हम लोग एक सिंगल बॉन्ड को फिक्स कर दे, एक सिंगल बॉन्ड को हम लोग फिक्स करके उसका रोटेशन करें, सो दैट वुड बी कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, ये आपके पास एक सॉहर्स कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना। यदि आप इस बॉन्ड को फिक्स कर देते हैं और इसको आप घुमा देते हैं, ठीक है, तब भी जो आपके पास फॉर्म होगा वो तो यही मॉलिक्यूल है, ठीक है। वो इसका कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर नहीं होगा, वो इसका कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, एनर्जी बैरियर सेपरेटिंग देम इज लेस देन 15 किलोकैल पर मोल, यानी कि यदि इसका हम लोग एक कॉन्फॉर्मर देखते हैं, ठीक है ना, यदि इसका हम लोग एक कॉन्फॉर्मर देखते हैं, मे बी हमने इसे 60 डिग्री रोटेट किया, ठीक है, तो ये ऐसा आया, तो ये जो यहाँ पर एक जो एनर्जी बैरियर होगा दैट विल बी वेरी लेस, ठीक है, वेरी लेस एनर्जी बैरियर, है ना, दैट वुड बी वेरी लेस एनर्जी बैरियर। मगर यदि ये कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर हुआ तब यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी बैरियर हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। अच्छा, दे आर बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, नहीं, फिशर से तो ये उतने अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। इनको आपको अच्छे से रिप्रेजेंट करना होगा तो न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाइए, सॉहर्स प्रोजेक्शन बनाइए, उनसे ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो हो गया फॉल्स, ठीक है। तो ए और बी तो सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट, ठीक है। फिशर प्रोजेक्शन में क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक 2D प्रोजेक्शन है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं, चलिए। Which of the following is not the product of ozonolysis of citral, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सिट्रल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, है ना, ठीक है। तो सब इसमें लेकिन आपको एक और बात क्या ध्यान देना है, देखिए इसमें क्या लिखा है, which of the following is not, आपको इस पर ध्यान देना है, which of the following is not the product of ozonolysis of citral, ठीक है। तो सिट्रल का स्ट्रक्चर होता है ऐसा, देखिए ये यहाँ पर एक हो जाएगा आपके पास CHO, ठीक है। फिर यहाँ से ये आपका ऐसे आएगा, नीचे आएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड होता है, यहाँ ऊपर आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर ऐसे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ सिट्रल। तो इसमें जब आप इसको ओजोनोलिसिस करेंगे, ठीक है, इसका आप ओजोनोलिसिस कर रहे हैं, यानी कि ये जहाँ पर सी डबल बॉन्ड होगा वहां से ये स्प्लिट करेगा, ठीक है। इधर एक ऑक्सीजन, इधर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर भी स्प्लिट करेंगे, इधर एक ऑक्सीजन, इधर एक ऑक्सीजन, है ना। तो आपके पास फाइनली प्रोडक्ट क्या क्या बन रहा है, देखिए एक आपके पास क्या बन रहा है, यहाँ पर आपके पास बन रहा है एक डबल बॉन्ड O बनेगा इधर, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपके पास एक बन जाएगा CHO, ठीक है। एक आपके पास ये बना, ठीक है। और क्या बन रहा है आपके पास, एक आपके पास क्या बनेगा, इसको आप स्प्लिट करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास COOH और COOH, ठीक है, ये आपके पास बन जाएगा। और क्या बनेगा आपके पास, एक बनेगा आपके पास, ये देखिए ये आ गया, और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, ठीक है। तो अब इनका हम लोग नाम देख लेते हैं। देखिए इसका नाम आप सभी को पता है, एसीटोन होता है, ठीक है। अच्छा, इसका नाम आपको पता होगा, ग्लायोक्साल होता है, क्या होता है, ग्लायोक्साल, ठीक है। इसका नाम आपको शायद से नहीं पता होगा, इसका नाम है, अच्छा देखिए यदि आपको इसका नाम नहीं भी पता है तब भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, कैसे बोलिए। ग्लायोक्साल आपको दिखा, हाँ दिखा, तो ये तो ट्रू है, मतलब ये तो फॉर्म हो रहा है। अच्छा, एसीटोन आपको दिखा, हाँ दिखा, एसीटोन दिखा। एसिटल्डिहाइड क्या आपको दिख रहा है क्या, एसिटल्डिहाइड तो नहीं दिख रहा है, एसिटल्डिहाइड यानी कि CH3CHO, क्या ये आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो दिस इज फॉल्स। तो यही हम लोग का प्रोडक्ट फॉर्म, मतलब ये प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, तो दैट वुड बी आवर आंसर। तो और इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा देखिए ये वाला लेव्यूलाल डिहाइड, ठीक है, ये होगा इसका नाम, ठीक है। थोड़ा सा इसका कॉम्प्लिकेटेड नेम है लेकिन ये हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। इसमें देखिए क्या बोला है, अरेंज द फॉलोइंग 3 क्लोराइड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्टिविटी, ठीक है, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्टिविटी।
तो SN1 के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है ना, हम लोग उसमें देखते हैं उसका रेट क्या होता है, 3 डिग्री लेस देन 2 डिग्री लेस देन 1 डिग्री, ये सब हम लोग देखते हैं ना, कि जितना स्टेबल हम लोग का ये यदि हट जाएगा, ठीक है, इनको यदि हम लोग हटा देते हैं, इसके बाद जितना स्टेबल हम लोग का ये कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है, कार्बोकैटायन जितना स्टेबल होगा, ठीक है, उतना ही इसका रेट भी फास्ट होगा, ठीक है, उतना ही इसका रेट ऑफ SN1 उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग हटा हटा कर देखते हैं। देखिए सबसे पहले में क्या है आपको CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव, दूसरे में क्या है देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज है, फिर ये CH3 है, और तीसरे में क्या है देखिए CH3 CH2 CH पॉजिटिव और CH3, ठीक है। तो इस पर आपको क्या दिख रहा है, दिस इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन एंड दिस इज एलाइलिक कार्बोकैटायन। एलाइलिक होने का इसका बेनिफिट देख लीजिए, ये यहाँ पर रेजोनेंस शो कर देगा, ठीक है। और ये 2 डिग्री और 3 डिग्री में आपको तो रेट पता ही होगा क्या होता है SN1 का, 3 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन 1 डिग्री, है ना, क्योंकि इनमें प्लस आई इफेक्ट वगैरह आ जाता है, ठीक है। तो इसका जो रेट होगा, इसका रेट ऑफ SN1 क्या होगा, SN1 का आपका रेट क्या होगा, ये वाला B, ये हो जाएगा आपके पास B मोर देन C मोर देन A, ठीक है। तो BCA हो जाएगा हम लोग का आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है देखिए, अरेंज द फॉलोइंग कार्ब एनायंस, ठीक है, कार्ब एनायंस इन ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी, ठीक है। क्या पूछा है आपको, इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा है, ठीक है, कार्ब एनायंस का, है ना। अच्छा, इसमें क्या देखना है, यदि कार्ब एनायन के चलते आपको क्या गेन होता है, एरोमेटिसिटी, यदि आपको एरोमेटिसिटी गेन होता है सो दैट इज मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल। और यदि आपको इससे एंटी एरोमेटिसिटी गेन होता है, एंटी एरोमेटिसिटी गेन होता है, सो दैट वुड बी योर लीस्ट स्टेबल, ठीक है। और ऐसे आमतौर पर इसका ऑर्डर क्या होगा आपके पास, दैट वुड बी क्या 1 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन 3 डिग्री, ठीक है। तो इसके बेसिस पर हम लोग देखेंगे। तो ये जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है, फर्स्ट वाला जो मॉलिक्यूल है, उसमें देखिए ये क्या हो रहा है आपके पास, ये साइक्लिक है, प्लेनर है, इसमें कॉन्जुगेशन है, ठीक है ना, साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, और इसमें क्या है 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास एरोमेटिक। तो ए का कार्बन आयन का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा, तो ए इज ग्रेटर देन ऑल, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन गया, ये वाला ऑप्शन भी गया। अच्छा, अब आपको क्या पता है, ये आपको क्या दिख रहा है, देखिए ये अच्छे से, है ना। बी में क्या है, ये आपका 3 डिग्री है, ये आपका 3 डिग्री है, ये आपका 1, ये आपका मिथाइल है, ठीक है, ये आपका मिथाइल है, ठीक है ना। अच्छा, ये तो आपको पता ही होगा कि ये 3 डिग्री और मिथाइल, ठीक है ना, इससे भी ज्यादा क्या होता है CH3 नेगेटिव, ठीक है, ये ज्यादा होता है, ठीक है। इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये जो मिथाइल है, ठीक है, ये मोर स्टेबल होगा, यानी कि D विल बी मोर स्टेबल देन C, ठीक है। तो ये आपको इन दोनों में ढूंढना है। देखिए C वुड बी मोर स्टेबल देन D या फिर D विल बी मोर स्टेबल देन C, ऑब्वियसली D विल बी मोर स्टेबल देन C, ठीक है। और B का आपको फिर उसी के हिसाब से मिल गया कि B सबसे ज्यादा, मतलब इन तीनों में B सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। कैसे, इसमें देखिए ये जो कार्ब एनायन है, ठीक है ना, ये कार्ब एनायन के साथ आपको 3 बेंजीन रिंग दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, तीनों के साथ ही रेजोनेंस कर लेगा, एंड दैट्स व्हाई इट विल बी वेरी स्टेबल, ठीक है। ये 3 डिग्री होने के बावजूद ये बहुत स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो जाएगा सिमिलरली, और एक के साथ नहीं बल्कि 3 के साथ रेजोनेंस करता है, इसलिए बहुत ज्यादा रेजोनेंस के कारण ये हाईली स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, इसी कारण से।
अच्छा, नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, तो इसमें हम लोग का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, नेक्स्ट, अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स ऑफ डी ग्लूकोपाइरेनोज, ठीक है, ये पायरेनोज फॉर्म है, ठीक है ना, आर कॉल्ड अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स। अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स में ये क्या होता है, इसे हम लोग बोलते हैं एनोमर्स। क्यों? क्योंकि इनका बस एनोमेरिक पोजीशन में ही इनका ये पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग इन्हें क्या बोलते हैं, एनोमर्स। ठीक है, मैं आपको इसका एक छोटा सा आपको बस एक जस्ट सिंपल सा स्ट्रक्चर बना के बता देता हूँ कि कहाँ पर चेंजेस होते हैं। देखिए, हम लोग को इसका पायरानोस फॉर्म करना है ना, यानी कि पायरान टाइप का इसमें स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, ठीक है, यहाँ पर भी कुछ कुछ होंगे, ठीक है, वो सब मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। और एक आपके पास होगा, इनमें से एक होगा आपके पास अल्फा फॉर्म, एक होगा आपके पास बीटा फॉर्म। ठीक है, तो इनमें ये सारे चीज सेम होंगे, बस ये जो एनोमेरिक कार्बन है, ठीक है, इसमें इसमें देखिए, एक में होगा HOH, एक में होगा OHH, यही फर्क आ जाता है। ठीक है, इन्हीं के चलते इसको हम लोग बोल देते हैं अल्फा, इसको हम लोग बोल देते हैं बीटा। ठीक है, तो ये होता है बस एनोमेरिक कार्बन पर। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोमेरिक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनोमेरिक कार्बन। और इसमें चेंजेस आते हैं, इसीलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं, एनोमर्स बोलते हैं। ये दोनों आपस में क्या है, एनोमर्स है। ठीक है, अच्छा, एपीमर्स क्या होता है, इस एनोमर को छोड़कर, ये एनोमेरिक कार्बन को छोड़कर और किसी पोजीशन पर यदि ऐसा कुछ चेंजेस आता है, ठीक है, डिफरेंस आता है, तब हम लोग उसको एपीमर बोलते हैं। और डायस्टेरियोमर और इनैनिसोमर तो आपको पता है, ठीक है ना, एक है सुपर इम्पोजेबल, एक है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, दूसरा है नॉन मिरर इमेज। ठीक है, ये सब आपको पता ही होगा। ओके, नेक्स्ट, द मिथाइल डी ग्लूकोसाइड इज मेड बाय ट्रीटिंग डी ग्लूकोज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, मिथाइल डी ग्लूकोसाइड, इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, मिथाइल ग्लूकोसाइड इज प्रिपेयर्ड बाय एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विथ मिथेनॉल। ठीक है, इसको हम लोग मिथेनॉल के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं, है ना, ये वाला। ठीक है, एसिड कैटलाइज्ड होगा। ठीक है, ये सपोज हम लोग के पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें क्या होता है, लेट सपोज ये है हम लोगों के पास ग्लूकोज है ना, तो इसमें यहाँ पर सपोज कीजिए OH है। ठीक है, और ये सब पोजीशन में जैसा जैसा HOH होता है। ठीक है, यहाँ पर H, इसमें हम लोग क्या करेंगे, मिथेनॉल देंगे, CH3OCH, और यहाँ पर हम लोग क्या देंगे, इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, यहाँ पर हम लोग HCl ले रहे हैं। फिर जब हम लोग इसका रिएक्शन कर लेंगे तो इसका प्रोडक्ट में क्या आएगा, देखिए यहाँ पर जो भी सब था सब सेम रहेगा। इधर क्या आएगा, इधर आ जाएगा आपके पास, ऊपर में आएगा H और नीचे क्या आएगा आपके पास OCH3। ठीक है, OCH3, यानी कि हम लोग इसका मिथाइलेशन कर रहे हैं। ठीक है, इसको OH को हटाकर हम लोग OCH3 लगा दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये होता है रिएक्शन, तो यहाँ पर हम लोग इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट अमंग द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स हुज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस गिव्स D प्लस ग्लूकोज एज द ओनली प्रोडक्ट। ठीक है, यदि मतलब ये सब क्या है, पॉलीसैकेराइड्स है ना, तो पॉलीसैकेराइड्स को जब हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहां से हम लोगों को क्या मिलता है, यहां से हम लोगों को मिलेगा मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, तो ये बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स मिल सकते हैं या फिर एक ही तरीके का मोनोसैकेराइड मिल सकता है। तो यहाँ पर पूछा है कि इनमें से कौन आपको देगा D प्लस ग्लूकोज। ठीक है ना, D प्लस ग्लूकोज आपको कौन देगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टार्च। ठीक है, स्टार्च हम लोग को देगा D प्लस ग्लूकोज ओनली। ठीक है, क्योंकि सुक्रोज में हम लोग को ग्लूकोज फ्रुक्टोज मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे करके इनमें इसमें अलग होता है, इसमें अलग होता है। ठीक है, ऐसे कर करके हम लोग को बस D प्लस ग्लूकोज किसमें मिलता है, फ्रॉम स्टार्च, सॉरी, ये हम लोग को मिलता है फ्रॉम स्टार्च एंड तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये डेक्स्ट्रीन है, इसको भी यदि आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तब भी आपको क्या क्या मिलेगा एज ए प्रोडक्ट, D ग्लूकोज मिलेगा। ठीक है,
और यदि आप सेल्यूलोज को भी यदि आप उसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तब भी आपको क्या मिलेगा, डी ग्लूकोज मिलेगा। ठीक है, स्टार्च में आपको मिलता है अल्फा डी ग्लूकोज, सेल्यूलोज में आपको मिलता है बीटा डी ग्लूकोज। लेकिन यदि आप सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ग्लूकोज एज ए ओनली प्रोडक्ट नहीं मिलता, बट इन सब में आपको ग्लूकोज एज ए ओनली प्रोडक्ट मिलता है। इसीलिए जो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 4, ABD। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का सही आंसर। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी स्टीरियोआइसोमर्स आर प्रेजेंट इन द स्मॉल नेचुरली अकरिंग प्रोटीन ग्लाइसिल। ठीक है, ग्लाइसिल एलानिल एलामिन। ठीक है, ग्लाइसिल एलानिन एलानिन। ठीक है, ग्लाइसिल एलानिल एलामिन एलानिम। ठीक है, तो इसका यदि आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपको क्या दिखेगा यहाँ से, तो इसका यदि हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखिए इसको हम लोग किस नाम से भी जान सकते हैं, ग्लाई एला एला। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये किससे बना है, देखिए एक इसमें है आपके पास ग्लाइसिन, एक है आपके पास एलानिन, एक है आपके पास एलानिन। ठीक है, ग्लाइसिल एलानिल एलानिन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपके पास, देखिए एक होगा आपके पास COOH, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, COOH के साथ पहला है आपके पास ग्लाइसिन, है ना। ठीक है, तो पहला यदि हम लोग इसमें एलानिन लेते हैं, देखिए एलानिन लेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक कार्बन, इसके साथ एक आपके पास CH3 रहेगा। इधर आपके पास क्या रहेगा, एक NH के साथ क्या रहेगा आपके पास एक CO, इसके साथ आपके पास फिर से एक एलानिल यूनिट रहेगा। ठीक है ना, ये CH3, और इसके साथ आपके पास फिर से एक NH यूनिट रहेगा। ठीक है, उसके साथ फिर से आपके पास एक CO यूनिट। ठीक है, एक CO यूनिट रहेगा, और इधर आपके पास क्या हो जाएगा, CH2, और इधर NH2। ठीक है, ये आपके पास इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसमें आपको बताना है कि इसमें कितने स्टीरियोआइसोमर्स होंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग को इसमें देखना पड़ेगा कि इसमें स्टीरियो मतलब इसमें कायरल सेंटर कौन कौन सा है। ठीक है ना, तो ये तो देखिए नहीं होगा। इसमें देखिए इधर एक ग्रुप, इधर एक ग्रुप, और इधर हम लोग के पास क्या है, इसके साथ एक हाइड्रोजन है, इधर एक हाइड्रोजन है। ठीक है ना, और इधर हम लोग के पास क्या है, देखिए अच्छे से, इधर क्या है, एक कार्बन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास 1 2 3 4 ग्रुप है, इसीलिए दिस कार्बन विल बी कायरल कार्बन। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पर देखिए आपके पास है ग्रुप्स 1 2 3 4, तो ये कार्बन भी आपके पास क्या हो जाएगा, कायरल कार्बन। मगर यहाँ पर देखिए आप क्या देख रहे हैं, 1 2, ये दोनों आपके पास क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, दैट विल बी नॉट ए कायरल कार्बन। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहे हैं कि 2 कायरल सेंटर है, और ये हम लोग को पता है कि जो ये कायरल सेंटर्स होते हैं वो स्टीरियो सेंटर्स भी होते हैं। ठीक है, तो हम लोग के पास टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन फिर से आप लोगों को वही एमिनो एसिड से ही है। ठीक है, द रिएजेंट यूज्ड इन एडमैन मेथड ऑफ एन टर्मिनल एनालिसिस ऑफ पेप्टाइड्स। ठीक है, एडमैन मेथड में हम लोग कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, है ना। एडमैन मेथड में हम लोग ये वाला रिएजेंट यूज करते हैं। देखिए मैं इसको आपको उसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ। ठीक है, ये हो गया बेंजीन रिंग, यहाँ पर एक नाइट्रो हो गया, यहाँ पर एक नाइट्रो हो गया, यहाँ पर एक फ्लोरीन हो गया। यानी कि यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि ये 2 पोजीशन और 4 पोजीशन में है। ठीक है, इसको हम लोग यदि 1 पोजीशन माने तो ये 2 पोजीशन और 4 पोजीशन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2,4 डाइनाइट्रो फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो ये आपको मतलब पता होना चाहिए कि एडमैन मेथड में हम लोग कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्ट द रिएजेंट रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। ये हम लोग के पास एक सबस्ट्रेट है,
इसको हम लोग को इसमें कन्वर्ट करना होगा, यानी कि ये जो COCH3 ग्रुप है इसको हम लोग को कन्वर्ट करना होगा किसमें, COOH ग्रुप में। ये हम लोग कैसे करेंगे ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये आपको किस तरीके का रिएक्शन दिख रहा है देखिए अच्छे से यहाँ पर, यानी कि क्या हो रहा है, ये जो CH3 ग्रुप है ये यहाँ से हट जा रहा है और यहाँ पर जुड़ क्या रहा है, OH, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोरोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन। तो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, Cl2/OH, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग Cl2 और OH माइनस का यूज करते हैं और फिर हम लोग उसमें H+ दे देते हैं, ठीक है। ये हो जाता है क्लोरोफॉर्म, ठीक है। सिमिलरली अब मतलब कि कोई भी आप हेलोफॉर्म रिएक्शन यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में हम लोग को क्या दिख रहा है, Cl2 दिख रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको क्लोरोफॉर्म बता दिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। इसमें क्या है, which of the following would clearly prove the configuration of cis 3 hexene from trans 3 hexene। तो इसमें हम लोग को पूछ रहा है कि हम लोग ये जो cis 3 हेक्सीन है और ट्रांस 3 हेक्सीन है इनको हम लोग किस बेसिस पर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। cis 3 हेक्सीन का स्ट्रक्चर देखिए, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा आपके पास सिस, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास cis 3 हेक्सीन। सिमिलरली आप ट्रांस 3 हेक्सीन का स्ट्रक्चर देखिए, ये हो गया डबल बॉन्ड, ठीक है, इधर आ गया हाइड्रोजन, इधर आ गया हाइड्रोजन। अच्छा, तो एक बात आपको पता ही होगा, जब भी हम लोग सिस और ट्रांस का कंपैरिजन करते हैं तो वहां पर हम लोग किस बेसिस पर करते हैं दोनों का कंपैरिजन, जो हम लोग 11-12 से पढ़ते आए हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डाइपोल मोमेंट, है ना, डाइपोल मोमेंट, है ना, क्योंकि सिस के केस में ये जो हम लोग का डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है, डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0, बल्कि जो ट्रांस के केस में जो हम लोग का डाइपोल मोमेंट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0, है ना, क्योंकि यहाँ पर सेम ग्रुप्स लगे होते हैं, ये आपको पता ही होगा। तो हम लोग ये डिस्टिंग्विश जो हम लोग करते हैं वो हम लोग कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है, ये हो गया हम लोग का आंसर। अब हम लोग देखते हैं naphthalene undergoes nitration with a mixture of concentrated HNO3 and H2SO4 at 50 degree C to give what, 1 nitro, 2 nitro, 1,3 dinitro, 1,4 dinitro। क्या देखिए, नाइट्रेशन के लिए तो हम लोग हमेशा कॉन्ग HNO3 और कॉन्ग H2SO4 यूज करते हैं, ठीक है। अब यदि हम लोग नेप्थलीन के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे तब क्या होगा, तो इसमें मैं आपको बता देता हूं कि इसमें 2 केस होता है आपके पास, ठीक है। सबसे पहले तो ये होता है आपके पास नेप्थलीन का स्ट्रक्चर, है ना, ये होगा आपके पास नेप्थलीन का स्ट्रक्चर। अब इसमें हम लोग को इसका नाइट्रेशन करना है, ठीक है। तो नाइट्रेशन के लिए हम लोग इसमें क्या देंगे, HNO3 देंगे और H2SO4 देंगे। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, वही HNO3 देंगे और H2SO4 देंगे। तो यदि हम लोग इसमें क्या लेते हैं, लो टेम्परेचर लेते हैं, और यदि हम लोग इसमें क्या लेते हैं, हाई टेम्परेचर लेते हैं, तो दोनों के लिए हम लोग को अलग अलग प्रोडक्ट मिलेगा। यदि हम लोग लो टेम्परेचर लेंगे तो यहाँ पर हम लोग को जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट वुड बी, ये हम लोग का नेप्थलीन आ गया, यहाँ पर हम लोग को नाइट्रेशन हो जाएगा, यानी कि ये आपका 1 प्रोडक्ट होगा, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, 1 प्रोडक्ट, यानी कि 1 नाइट्रोनेप्थलीन। और यदि हम लोग इसमें हाई टेम्परेचर लेते हैं तो यहाँ पर हम लोग को एक मिक्सचर मिलेगा, ठीक है, दो प्रोडक्ट्स यहाँ पर हम लोग को मिलेंगे। क्या क्या है वो मैं देखिए बता देता हूँ। एक आपको मिलेगा इस पोजीशन में नेप्थलीन, और तो एक आपको इधर पर नाइट्रोजन मिलेगा और एक आपको इधर पर NO2 मिलेगा, ठीक है, ये 2 NO2 मिलेगा, प्लस एक और आपका क्या प्रोडक्ट होगा, वो होगा आपके पास कुछ इस तरीके का, ये आपका आ गया नेप्थलीन और इसके यहाँ पर नाइट्रेशन हो जाएगा और यहाँ पर नाइट्रेशन हो जाएगा, ठीक है।
तो ये हाई टेम्परेचर पर और ये लो टेम्परेचर, लेकिन यहाँ पर हम लोग को क्लियरली दिख रहा है दैट इट इज 50 डिग्री सी, यानी कि ये लो टेम्परेचर है। तो लो टेम्परेचर पर हम लोग को मिलेगा वन प्रोडक्ट, यानी कि वन नाइट्रोनेप्थलीन। सो दिस वुड बी आवर करेक्ट आंसर, ठीक है, वन नाइट्रोनेप्थलीन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द मोस्ट कन्वीनियंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक टू एस्टैब्लिश द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को यदि हम लोग को स्टडी करना है तो उसके लिए सही कौन सा मेथड होगा, ठीक है। उसके लिए हम लोग के लिए बेस्ट मेथड होता है आईआर। देखिए, ये जो होता है यूवी से तो हम लोग नहीं कर सकते उतना अच्छे से, एनएमआर से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा दिक्कत आता है, ठीक है, उसमें उतना अच्छे से नहीं हो पाता है। और आईआर में हम लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर हम लोग को इंटरमोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर, ये सब हम लोग बहुत अच्छे से देख सकते हैं, इनके बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बाय वेरिंग कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो ये हम लोग कर सकते हैं, तो इसीलिए आईआर हम लोग के पास बेस्ट ऑप्शन हो जाता है, ठीक है, चाहे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, which of the following reaction proceeds through, ठीक है, the following reaction proceeds through, ठीक है। इसमें क्या है आपका, ये CH3 से आपको क्या बन गया यहाँ पर CH2। देखिए, ये आप 11th-12th में आप ये पढ़े थे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लाइट का प्रेजेंस लेंगे, ठीक है, एच न्यू के फॉर्म में लेंगे। तो ये किस मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा, ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। एट बेंजाइलिक पोजीशन द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म टेक्स प्लेस वेरी फास्ट, ठीक है, क्योंकि देखिए ये एक बेंजाइलिक पोजीशन है, तो यहाँ पर यदि हम लोग एक रेडिकल फॉर्म करेंगे वो हाईली स्टेबल होता है। बेंजाइलिक रेडिकल, एलाइलिक रेडिकल, ये सब हाईली स्टेबल होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनमें आपको क्या दिखने वाला है, रेजोनेंस दिखेगा, ठीक है। इस कारण से ये वाला रिएक्शन किसके थ्रू जाएगा, इट विल प्रोसीड वाया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, है ना। ना तो न्यूक्लियोफिलिक, ना तो इलेक्ट्रोफिलिक, और ना ही रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर इसे हम लोग लाइट के प्रेजेंस में करते हैं, ठीक है, ये हम लोग 11th-12th में ही पढ़कर आए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following aromatic substitution reactions is reversible, इसमें से कौन सा रिएक्शन होता है which is reversible, ठीक है। क्या ये नाइट्रोशन है, क्या ये नाइट्रेशन है, क्या ये सल्फोनेशन है, क्या ये हैलोजिनेशन है, या फिर क्या ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन है। इसमें क्या होता है, जो बेंजीन होता है, तो बेंजीन में यदि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज ये है बेंजीन, और इसका यदि हम लोग सल्फोनेशन करवाते हैं, यानी कि H2SO4 के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे, देन वी विल गेट बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, ये था बेंजीन और ये है हम लोगों के पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो ये रिएक्शन होता है रिवर्सिबल। वो कैसे होता है, यदि आप इसको हीट कर देंगे, क्या कर देंगे, आप इसको हीट कर देंगे, तो ये वापस से हम लोग को बेंजीन दे देगा, ठीक है। बेंजीन को हम लोग H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, कॉन्क H2SO4 के साथ इसको ट्रीट करेंगे, तो ये आ जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसको जब हम लोग वापस से हीट करेंगे तो ये वापस से हम लोगों को बेंजीन दे देगा। दैट्स वाई दिस रिएक्शन, यानी कि सल्फोनेशन इज रिवर्सिबल। सो दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलाइलिक ब्रोमिनेशन इज कैरिड आउट बाई, एलाइलिक पोजीशन पर यदि हम लोग को ब्रोमिनेशन करना है तो वो हम लोग किसके मदद से कर सकते हैं। देखिए, एलाइलिक पोजीशन यानी कि ये एक डबल बॉन्ड, ठीक है, ये यदि हम लोग के पास एलाइलिक पोजीशन पर हम लोग को ब्रोमिनेशन करना है, so that can be done with the help of NBS। NBS क्या होता है, N ब्रोमो सक्सिनामाइड, NBS। तो ये हम लोग किसके मदद से कर सकते हैं, with the help of NBS। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनल प्रोडक्ट Z इन द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ से Z निकालना पड़ेगा, मतलब घुमा फिरा करके आपको X, Y, Z तीनों ही आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस Z को निकाल पाएंगे। तो ये रिएक्शन अच्छे से देखिए। सबसे पहले हम लोग को क्या बताया गया है, Me2CO, यानी कि ये है MeCO Me। इसके साथ हम लोग का क्या रिएक्शन करवा रहे हैं, HCN का रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, जब आप यहाँ पर HCN का रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा देखिए, यहाँ पर H प्लस और Cn माइनस आएगा, ये Cn माइनस जाएगा यहाँ पर अटैक करने, और ये यहाँ से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ अपना रिएक्शन कर लेगा। तो यहाँ से हम लोगों के पास क्या फॉर्म होगा, MeCOH Me, यहाँ पर आ जाएगा Cn। ठीक है, इसको जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे, क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस, H3O प्लस के साथ जब हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो ये आपको पता होगा कि जब हम लोग Cn का जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, COOH में। ठीक है, एसिड में चेंज हो जाता है। तो यहाँ से हम लोगों को क्या प्रोडक्ट मिलेगा, MeCOH बॉन्ड Me, और यहाँ पर हम लोग के पास आ जाएगा COOH। ठीक है, COOH आ जाएगा। इसको जब हम लोग फर्दर किससे ट्रीट करेंगे, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। इसको जब हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, देखिए ये OH है ना, तो यहाँ से आपका एक एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। अब एलिमिनेशन के लिए आपको हाइड्रोजन चाहिए, तो या तो ये हाइड्रोजन आ जाएगा या तो ये हाइड्रोजन आ जाएगा, तो दोनों ही इक्विवेलेंट है। ठीक है, यहाँ पर दोनों ही आपको इक्विवेलेंट प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ से ये वाला आपका -H2O हो जाएगा। ठीक है, जब हम लोग करते हैं H2SO4 के साथ ट्रीट तो ये एलिमिनेशन हो जाएगा, मतलब इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, CH3, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, COOH। ठीक है, तो इसी को हम लोग रीअरेंज कर, मतलब थोड़ा सा अच्छे से कैसे लिखेंगे, अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे CH3 बॉन्ड COOH। ये आ गया। तो हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। अब इसमें हम लोग का एक्स वाई जेड कौन कौन से हैं, ये हो गया हम लोग का एक्स, ये हो गया हम लोग का वाई, और ये है हम लोग का जेड। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसमें रिएक्शन क्या है। ठीक है, एकदम सिंपल सा रिएक्शन है। ठीक है, CN न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, फिर इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, विच ऑफ द रिएक्शंस इज करेक्टली शोन। ठीक है, इनमें से कौन सा रिएक्शन करेक्टली शोन किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो ROH प्लस NaOH, ठीक है, ये क्या है, एक एसिड है। ठीक है, ये एक एसिड है, ये क्या है, एक बेस है। ठीक है ना, मतलब एसिड टाइप का ही, अल्कोहल टाइप का ही है। ठीक है, तो इनमें आपको क्या फॉर्म मिलेगा, एक आपको मिलेगा वाटर और एक आपको मिलेगा सॉल्ट, है ना। तो ये आपका सॉल्ट हो गया। ये किस फॉर्म में है, RO माइनस Na प्लस। ठीक है, और ये रिएक्शन कैसे होता है देखिए, ये है आपके पास ROH और प्लस हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, RO माइनस Na प्लस। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, Na प्लस और OH माइनस। तो यहाँ से ये वाला OH माइनस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये यहाँ से क्या फॉर्म कर देगा, वाटर। प्लस हम लोग के पास जो बचा है RO माइनस Na प्लस। ठीक है, यानी कि RONA ये फॉर्म हो जाएगा। तो ये रिएक्शन एकदम ट्रू है। ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाएगा करेक्ट, ये हो जाएगा करेक्ट। मगर इन सब में ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। ओके, सो ये सब पॉसिबल नहीं है, इनमें से कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। सो दिस रिएक्शन इज करेक्टली शोन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बताया गया है, आइडेंटिफाई द कायरल कंपाउंड दैट इज ऑक्सीडाइज्ड विथ अल्कलाइन KMnO4 टू बेंजोइक एसिड। इनमें से कौन, यानी इनमें से किस सबस्ट्रेट ऊपर यदि हम लोग KMnO4 से रिएक्ट करवाएं, यानी कि पोटेशियम पर मैंगनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बेंजोइक एसिड फॉर्म होगा। ओके,
तो इसमें देखिए, एक तो हम लोग को इसमें कायरल सेंटर एज्यूम करना होगा, है ना। तो कायरल सेंटर हम लोग को किस में दिखेगा, इस वाले मॉलिक्यूल में हम लोग को दिख रहा है कायरल सेंटर, ठीक है। इसके साथ यदि हम लोग ट्रीट करेंगे KMnO4, तो यहाँ से हम लोग को प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, बेंजोइक एसिड, ठीक है। यहाँ से हम लोग को क्या प्रोडक्ट मिलेगा, बेंजोइक एसिड। इसमें आपको एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पर जो ये हम लोग अल्कलाइन KMnO4 लिए हैं, यदि इसका हम लोग रिएक्शन करवाते हैं किससे, एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, उसमें यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट है, लेट सपोज CH3 है, उसका हम लोग यहाँ पर KMnO4 देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या फॉर्म होगा, COOH यानी कि बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो इसका जो क्राइटेरिया है वो ये है कि ये वाला ग्रुप क्या होना चाहिए, एल्किल चेन होना चाहिए, और यहाँ पर मिनिमम या फिर एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों क्राइटेरिया हम लोग देखेंगे। देखिए, ये तो एल्किल ग्रुप नहीं है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, ये भी एल्किल ग्रुप नहीं है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। ये एल्किल ग्रुप तो है लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, और यहाँ पर दोनों ही हैं, साथ में ये कायरल भी है, ठीक है। तो दोनों तरीके से ही आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर इसीलिए हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स। नेचुरल रबर किससे बना है, ब्यूटाडाइन से, या नियोप्रिन से, आइसोप्रिन से, क्लोरोप्रिन से। देखिए, ये भी हम लोग 11th-12th में पढ़े थे पॉलीमर केमिस्ट्री में, और BSc में भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो नेचुरल रबर किससे बना होता है, आइसोप्रिन यूनिट से, है ना। ये किससे बना होता है, आइसोप्रिन यूनिट्स। और आइसोप्रिन यूनिट्स आपको कैसे दिखते हैं, वो आपको उसका जो नेम होता है, इट इज 2-methyl-1,3 ब्यूटाडाइन, 2-methyl-1,3 ब्यूटाडाइन। तो आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पर आपको ब्यूटाडाइन होगा, ठीक है, 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और 2 मिथाइल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा CH2, यहाँ पर सॉरी, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एक CH, यहाँ पर आ जाएगा CH2, ठीक है। तो ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ आइसोप्रिन, ठीक है, जो कि हम लोग का नेचुरल रबर देता है, ठीक है। और आर्टिफिशियल रबर में कौन सा मोनोमर यूज होता है, ये आप पता करके आना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद। मिलेंगे हम लोग फिर अगली क्लास में, स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 76।